गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 के सॉल्यूशन चैप्टर अर्थात विलयन का पार्ट 7 बताएंगे। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं और कुछ डिफिनीशंस हैं। डिफिनीशन में जैसे समपराशरी विलयन, समदाबी विलयन और कुछ न्यूमेरिकल्स, और जो शेष न्यूमेरिकल्स होंगे उसे अगले पार्ट में बताएंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले समपराशरी विलयन। समपराशरी विलयन क्या है? समपराशरी विलयन जिसे कहते हैं आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन। समपराशरी विलयन मतलब आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब समपराशरी विलयन क्या है तो आइए उसे देखते हैं। वे विलयन जो समान ताप पर समान परासरण दाब समान ताप पर समान परासरण दाब रखते हैं। समान परासरण दाब रखते हैं। समपराशरी विलयन कहलाते हैं। समपराशरी विलयन कहलाते हैं वे विलयन जो समान ताप पर समान परासरण दाब रखते हैं, समपराशरी विलयन कहलाते हैं। समपराशरी विलयन के लिए क्या होगा? समपराशरी विलयन के लिए क्या होगा? पाई 1 बराबर पाई 2 तथा T1 बराबर T2 के। परासरण दाब क्या होगा? दोनों का समान होगा। टेम्परेचर क्या होंगे? समान होंगे। अब हम जानते हैं पाई बराबर CST होता है। देखिए 1/2 समीकरण के अनुसार क्या होता है? पाई बराबर CST। यहाँ क्या है? क्या हो जाएगा? इससे क्या हो जाएगा? पाई 1 के स्थान पर क्या होगा? C1 या तो कांस्टेंट है T1, इसलिए इसके लिए क्या हो जाएगा? C1 यस कांस्टेंट है, T1 टेम्परेचर होगा, और इसके लिए क्या हो जाएगा? C2 सांद्रता C2 होगी, यस, और T2। अब इसमें यस कट जाएगा और T1 बराबर T2 है, दोनों क्या होंगे? कट जाएंगे। तो क्या मिलेगा? क्या लिखेंगे? इसलिए C1 बराबर C2 के, क्योंकि T1 बराबर T2। ये T1 बराबर जब T2 है तो दोनों क्या होंगे? कट जाएंगे। जहां बचेगा C1 बराबर C2। तो C1 को क्या लिख सकते हैं? इसको N1 अपान
V1 बराबर N2 बटे V2, N1 बटे V1 बराबर N2 बटे V2 ये होगा। अब आइए देखें, ये तुम्हारा ये सूत्र निकला। अब N बराबर N1 बराबर क्या होगा, W1। M बराबर क्या होता है, मोलों की संख्या, मोलों संख्या W/M होती है। यहाँ W2 बटे M2V2 ये सूत्र बन जाएगा समपराशरी विलयन के लिए। W1 बटे M1 V1 बराबर W2/M2V2। अब इसमें देखिए, यह केवल उन विलेय पदार्थों, उन विलेय पदार्थों के लिए यह केवल उन विलेय पदार्थों के लिए लागू होता है जो विलयन में वियोजित या संगुणित नहीं यह केवल उन विलेय पदार्थों के लिए लागू होता है जो विलयन में वियोजित या संगुणित नहीं होते हैं। तो समपराशरी विलयन में इतना याद रखेंगे कि परासरण दाब π1 बराबर π2 के तथा T1 बराबर T2 के। तो हम यहाँ पर वांछित समीकरण से क्या पाई बराबर CST होता है, तो π1 के लिए क्या C1S T1 हो जाएगा। S तो कांस्टेंट है तो बदलेगा नहीं, C2 S2 ST2 कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ T1 बराबर T2 है तो जब बराबर है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और C1 बराबर C2 निकल आया, शेष कट जाएगा तो ये आ जाएगा। अब यहाँ C बराबर क्या N/V1 होता है, N बटे V1, N2 बटे V2 इसको लिख दिया। C2 बराबर M बराबर का W बटे M होता है तो यहाँ N1 है तो W बटे M1 कर दिया, इसका W2 बटे M2 कर दिया, V1 यहाँ पर रह गया। ये सूत्र बन गया है, ठीक, समपराशरी विलयन के लिए। अब आइए देखिए अतिपराशरी विलयन क्या है, अतिपराशरी विलयन। देखिए अतिपराशरी विलयन में अतिपराशरी विलयन इसे कहा जाता है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन समान ताप पर, देखिए अतिपराशरी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या है, समान ताप पर दो विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली, दो विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली
द्वारा पृथक समान ताप पर दो विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक रखने पर जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है उसे अतिपरासरी विलयन या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या दो विलयनों को लिया जाए, जैसे कोई पात्र है, इसमें क्या किया जाए, यहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली बीच में लगा दिया जाए, एक तरफ एक विलयन रखा जाए एक, और यहाँ पर भी। तो इसमें क्या करेंगे, जिसका परासरण, अगर इसका परासरण दाब ज्यादा है तो अर्धपरासरी विलयन कहलाएगा, इसको अर्धपरासरी विलयन कहते हैं। जिसका परासरण दाब कम होगा उसे अर्धपरासरी विलयन कहा जाता है। तो यहाँ हम अर्धपरासरी विलयन बता रहे हैं, जिसका दाब अधिक हो, परासरण दाब ज्यादा होगा, उसे क्या कहेंगे, अर्धपरासरी विलयन कहते हैं। आइए अब आते हैं समदाबी विलयन में। क्या है समदाबी विलयन? समदाबी विलयन समान ताप पर जिन विलयनों के वाष्प दाब समान होते हैं उन्हें समदाबी विलयन कहते हैं। देखिए, समदाबी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर परासरण नहीं होता है, अतः समदाबी विलयन समपरासरी भी होते हैं। ठीक, ये हो गया समदाबी विलयन। अब आइए देखें, कुछ सूत्र देख लेते हैं। जो सूत्र अभी पढ़ा है पीछे,
उन्हें भी थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि अब उसी पर आधारित सवालें होंगी। जैसे मोल प्रभाव पर आधारित सवालें, मोलरता पर, नॉर्मलता पर, मोलरता, नॉर्मलता, मोल प्रभाव, क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक अवनमन, ग्राम अणु क्वथनांक उन्नयन या हिमांक अवनमन। तो इस प्रकार से जो सूत्र हैं इसमें प्रयोग किए गए हैं, राउल्ट्स लॉ। इन सब नियमों के कुछ प्रयोग सवालों में होंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जैसे सबसे पहले क्या है, जैसे राउल्ट का सरलीकृत नियम, इसमें क्या किया गया है, पी नॉट माइनस पी एस कह दिया जाए, यहां पर पी एस कह दिया गया, स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, ये कहा गया है राउल्ट के नियम में। इसी को पी ए भी कह दिया गया है। ये विलायक, ये क्या है, विलायक का वाष्प दाब है, ये विलयन का वाष्प दाब है, ये विलय के मोलों की संख्या है, ये विलायक के मोलों की संख्या है। तो ये सूत्र हुआ राउल्ट का, यहाँ सरलीकृत कर दिया गया। वैसे राउल्ट के नियम में यहाँ पर क्या पी नॉट यहाँ नीचे होगा, लेकिन उसमें हमने क्या किया, इसको सरल रूप में कर दिया है, इसका सरलीकृत रूप बताया है उसमें हमने। गणना के लिए हम इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे तो सवालें लगाने में आसान होगा, न्यूमेरिकल्स हल करने में काफी सहज हो जाएगा। तो पहला ये हो गया। उसके बाद हम आते हैं क्वथनांक उन्नयन के लिए। दूसरे सूत्र पर डेल्टा टीबी बराबर 1000 केबी स्मॉल डब्ल्यू अपान यम अणुभार होगा, विलय का अणुभार, डेल्टा टीबी, यहां पर कैपिटल डब्ल्यू। देखिए इसमें क्या क्या है, ये डेल्टा टीबी क्या है, डेल्टा टीबी क्वथनांक उन्नयन क्या है, क्वथनांक उन्नयन। केबी क्या है, मोलर उन्नयन स्थिरांक। स्मॉल डब्ल्यू क्या है, विलय की मात्रा। कैपिटल डब्ल्यू क्या है, विलायक की मात्रा। यम क्या है, विलय का अनुभार। ये है सूत्र तुम्हारा, डेल्टा टीबी बराबर 1000 केबी स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू। तो एम केबी क्या है, मोलर उन्नयन स्थिरांक, स्मॉल डब्ल्यू विलय की मात्रा, स्मॉल एम विलय का अनुभार, कैपिटल डब्ल्यू विलय की मात्रा। अब यहाँ पर क्या है, क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन है डेल्टा टीबी। ऐसे हिमांक के लिए है यहाँ। अब यहाँ पर ग्राम अणु कह दिया जाएगा, ग्राम अणु के लिए, ग्राम अणु या आणविक उन्नयन स्थिरांक के लिए ग्राम अणु क्या, तो इसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी बराबर, यहाँ 100 आ जाए तो इसी को क्या कह देंगे, स्मॉल डब्ल्यू अपान एम कैपिटल डब्ल्यू।
बिल्कुल सेम यही होगा ग्राम अणु के लिए। अब यहाँ हिमांक अवनमन की बात करें तो यहाँ केवी जहाँ यही केएफ हो जाएगा, वह हिमांक अवनमन होगा। डेल्टा टीवी सूत्र बताया हमने पीछे, बता चुके हैं। तो आइए इसमें भी देख लेते हैं, ये सूत्र बता दें ना, दूसरा ऐसे हो जाएगा। देखिए डेल्टा टीएफ बराबर 1000 केएफ स्मॉल डब्लू अपान एम कैपिटल डब्लू। ये क्या है? हिमांक अवनमन। ये हिमांक अवनमन है। ये क्या है? मोलल अवनमन स्थिरांक। मोलल अवनमन स्थिरांक, बाकी तो शेष जो इसमें है वही इसमें भी है। अब इसके बाद डेल्टा टीवी बराबर एक सूत्र और होता है मोललता के केस में, केवी गुणे मोललता, एक सूत्र होता है। और डेल्टा टीएफ बराबर ये ऐसे होता है, यहाँ केएफ हो जाएगा गुणे डेल्टा टीएफ बराबर केएफ गुणे मोललता, ये सूत्र हो जाएगा। अब इसके बाद डेल्टा टीवी के यहां सब जाने संकेतांक डेल्टा केवी इंटू यहां पर आई लगा दे इंटू एम, यम अनुभार है। आई क्या है? 1/2 गुणांक, 1/2 1/2 गुणांक है। डेल्टा टीएफ बराबर क्या है? केएफ इंटू आई इंटू एम, ये सूत्र भी हो जाएगा। यहाँ पर जैसे मोलरता बराबर स्मॉल डब्लू बटे एम अपान वी, वी लीटर आयतन लीटर में, स्मॉल डब्लू विलय का भार, विलय का अणुभार अपान वी, विलयन का आयतन लीटर में, एक सूत्र हो गया मोलरता का। ऐसे होगा मोललता, डब्लू बटे एम अपान कैपिटल डब्लू। कैपिटल डब्लू किसमें होगा? किलोग्राम में। अब यहां पर देखिए क्या होगा, मोललता का स्मॉल डब्लू बटे एम अपान कैपिटल डब्लू। कैपिटल डब्लू क्या? विलायक का भार केजी में। अगर केजी हटाना चाहते हैं तो यहाँ 1000 से गुणा कर देंगे तो केजी हट के ग्राम में हो जाएगा। ऐसे आएगा। इसके बाद नॉर्मलता का, नॉर्मलता बराबर डब्लू बटे ई। ई क्या है? तुल्यांकी भार बटे वी लीटर में। डब्लू बटे ई, ई क्या है? तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार हमने चैप्टर में बताया, इसी में बताया है, इसी चैप्टर में उसके डिटेल। अभी क्या होगा? लीटर में होगा। तो इस प्रकार से ये सूत्र हो गए। अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं इसे बता दे रहे हैं, 1-2 न्यूमेरिकल। उसके बाद अगले पार्ट में न्यूमेरिकल ही पूरा टोटल न्यूमेरिकल बताएंगे इसमें का।
एक पार्ट या 2 पार्ट जितने में खत्म होगा उसमें हम बताएंगे, सब पर न्यूमेरिकल बताएंगे हर एक टॉपिक पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 72 ग्राम जल में 92 ग्राम एथिल अल्कोहल ग्राम जल में 92 ग्राम एथिल अल्कोहल मिला है, तो मिश्रण के अवयवों का मोल प्रभाज या मोल अंश ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें सबसे पहले जल, इसका हल क्या होगा, इसका सॉल्यूशन ये बनेगा, सॉल्यूशन में है कि जल मतलब H2O का अणुभार, सब लोग जानते हैं जल का अणुभार 18 होता है, भाई 16 और इसका हाइड्रोजन 2, 16 2 18, यानी 2 + 16 = 18। जल की मात्रा अर्थात स्मॉल w, इसको हम मान लेते हैं, स्मॉल m मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, कितना ग्राम है, 72 ग्राम जल लिया गया है। जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या बराबर स्मॉल n बराबर W/m। W कितना है, 72 ग्राम और m 18, 18 चौक 72 अर्थात 4। ऐसे एथिल अल्कोहल या अल्कोहल C2H5OH का अणुभार इसे क्या मान लेंगे, इसका अणुभार क्या है, कैपिटल M कितना होगा, 12 दूनी 24, ये 12 होता है कार्बन, 12 दूनी 24, 24 + 5 + 16 + 1 कितना होगा, 24 से 25, 35 10 40 46 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अल्कोहल की मात्रा बराबर कितना है, 92 ग्राम, यहाँ देखिए 92 ग्राम है। अब अल्कोहल के मोलों की संख्या, अल्कोहल के मोलों की संख्या कैपिटल N बराबर कैपिटल W/कैपिटल M। कैपिटल W क्या है, 92/46, 46 का दूना 92 अर्थात 2। अब यहाँ पर क्या निकालेंगे, जल का मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, स्मॉल n प्लस कैपिटल N, अर्थात इसे क्या करेंगे, n बराबर 4/4 + 2 अर्थात 4/6, 2 2 3 6
3 6 18, 3 6 18 7, इतना आ जाएगा 667, 0.667 आ गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्कोहल का मोल प्रभाज, कैपिटल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, रख देंगे। कैपिटल एन यहाँ पर क्या है 2 अपान 4 प्लस 2 अर्थात 2 अपान 6, 2 3 6 अर्थात 1/3, और यही बराबर क्या होगा, काट देंगे 0.333। यह आंसर हो जाएंगे इसके। तो हम विलेय के मोलों की संख्या, दोनों के मोलों की संख्या को निकाल लेते हैं और उसके बाद सूत्र फलन देंगे, मोल प्रभाज आ जाएगा। अब इसके बाद अगले वीडियो मिलेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।